लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मौका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम का था, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल में पीएम मोदी के मंच पर ममता बनर्जी नाराज हो गई। दरअसल जब ममता भाषण देने पहुंची तो भीड़ में से जय श्री राम के नारे सुनाई देने लगे। इसके बाद ममता भड़क गई और भाषण दिए बगैर ही लौट आई। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। इस वीडियो को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल की कुर्सी पर ममता बनर्जी बैठी हैं और मंच से भाषण के लिए ममता बनर्जी का नाम पुकारा जाता है। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। तभी भीड़ में से कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। कार्यक्रम के संचालक और आगे की कतार में बैठे लोगों ने जय श्री राम का नारे लगाने वालों को शांत कराया। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं। करीब 26 सेकंड में ममता माइक तक पहुंचती है, लेकिन आते ही उनका लहजा बेहद तल्ख हो जाता है। आमंत्रण करके निमंत्रित करके नाराजगी जताते हुए ममता ने महज 35 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दी। इसके बाद जय हिंद जय बांग्ला बोलकर वो माइक के सामने से ही हट गई और वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी की 125वीं जयंती पर कोलकाता पहुंचे और प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके साथ मौजूद थी। दोनों नेताओं के बीच इस दौरान करीब 5 फीट का ही फासला था, लेकिन कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी में सियासी दूरी और संवाद की कमी कैमरे के सामने आखिरकार झलक ही गई। कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी में प्रवेश से लेकर बाहर आने तक प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के बीच कोई बातचीत होती दिखाई नहीं दी। दोनों ही नेता एक दूसरे से ज्यादा दूर भी नहीं खड़े थे। बावजूद इसके उनके बीच बातचीत की कौन कहे, दोनों ने एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाई। बाद में पीएम मोदी विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस को संबोधित करने पहुंचे और यहां उन्होंने नेताजी की स्मृति में सिक्का और डाक टिकट जारी किया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री के साथ यहां मौजूद रहीं, लेकिन साथ बैठने के बावजूद दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। और फिर जब ममता को भाषण देने के लिए बुलाया गया तो जय श्री राम के नारे से वो आग बबूला हो गई। बीजेपी अब इसे बांग्ला आदर्शों का अपमान बता रही है। इससे पहले भी जय श्री राम नारे को लेकर ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के कई नेता अपना विरोध जता चुके हैं। तस्वीरें 5 मई 2019 की हैं, जब जय श्री राम का नारा लगाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भड़कती हुई दिखी थी। हालांकि ममता की इस नाराजगी पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नेताजी को याद करते हुए उन्होंने कहा, नेताजी के नाम से ऊर्जा मिलती है, अब उनका कर्ज चुका नहीं सकते। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें नमन करता हूं और नमन करता हूं उस मां को, प्रभा देवी जी को, जिन्होंने नेताजी को जन्म दिया। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 23 जनवरी के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो वहीं ये भी कहा कि जिस भारत की कल्पना नेताजी ने की थी, एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। टीम न्यूज़ नेशन। देश में 4 राजधानी होनी चाहिए। একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্न। शंख बजाकर ललकार, फिर 4 राजधानी की डिमांड और 9 किलोमीटर की पदयात्रा कर शक्ति प्रदर्शन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कुछ इस अंदाज में बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। सियासी हुंकार के बीच दीदी ने कोलकाता को भी राजधानी बनाने का सियासी कार्ड चला। तो वहीं देश में रोटेशन के आधार पर 4 राजधानी की बहस छेड़। আমি তো মনে করি ভারতবর্ষের একটা রাজধানী কলকাতা হতে হবে। আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে আবার বলবো, ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন। एक और ममता कोलकाता के रोड शो में अपना दमखम दिखा रही थी, तो दूसरी ओर हावड़ा में बवाल हो गया। हावड़ा में झंडा लगाने को लेकर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झड़प के बाद कई जगहों पर मोटरसाइकिल फूंक दी गई। झड़प में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया, लेकिन टीएमसी ने नकार दिया।
तमिलनाडु में भी सियासी घमासान तेज हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोयम्बटूर से चुनावी शंखनाद करते हुए पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोला। राहुल गांधी ने खुली वैन में सवार होकर रोड शो किया। मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राहुल ने कहा कि देश अपने ही लोगों को नौकरी देने में असमर्थ है, अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। राहुल ने कारोबारियों से भी मुलाकात की और ये वादा किया कि यूपीए सत्ता में आएगी तो जीएसटी को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। तमिलनाडु में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीते एक महीने में राहुल गांधी दूसरी बार तमिलनाडु पहुंचे। इससे पहले राहुल जलीकट्टू देखने के लिए तमिलनाडु गए थे। राहुल गांधी ने तब भी तमिल संस्कृति और सम्मान का मुद्दा उठाया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव एम्स में भर्ती हैं। रांची के रिम्स में लालू यादव को सांस लेने में परेशानी हुई तो आनन फानन में उनका परिवार रिम्स पहुंच गया और फिर हालत गंभीर होने पर एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली के एम्स लाया गया। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू को गुरुवार शाम सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनके चेहरे पर सूजन भी है और लंग्स में संक्रमण भी पाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लालू यादव को रिम्स से रांची एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इस दौरान उनके साथ बेटी मीसा भारती नजर आईं, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पहले ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन ने फिलहाल 1 महीने के लिए लालू प्रसाद यादव को एम्स भेजने की अनुमति दी है। 12 राउंड की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान 26 जनवरी को महासंग्राम के मूड में है, लिहाजा वो ट्रैक्टर परेड के साथ साथ पुलिस से लोहा लेने का रिहर्सल भी कर रहे हैं। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर तो बाकायदा किसानों की क्विक एक्शन टीम बनाई गई है, जिससे पुलिस की किसी भी कार्रवाई से निपटने की एक्सरसाइज कराई जा रही है। किसानों को सिखाया जा रहा है कि पुलिस लाठीचार्ज से कैसे बचना है, आंसू गैस की गोले से अपना बचाव कैसे करना है, और अगर पुलिस रास्ता रोकने के लिए रबर की गोली दागती है या फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है तो खुद को बचाते हुए कैसे आगे बढ़ना है। जो बुजुर्ग किसान है वो यहाँ पर मौजूद है। आप ऐसे लेट जाएंगे? बिल्कुल लेटेंगे। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल क्रॉल करने के लिए तैयार हैं। ये जज्बा जरा देखिए। इनकी उम्र 67 साल है और क्रॉल करने के लिए 10 दिन से ट्रेनिंग चल रही है। किसान मानकर चल रहे हैं कि 26 जनवरी को उनका पुलिस से टकराव हो सकता है, तो वहीं पुलिस ने भी पुख्ता तैयारी की है। दिल्ली की सीमा पर जगह जगह सीमेंट के भारी भरकम बैरिकेड्स लगाए हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ जवानों की तादाद भी बढ़ा दी गई। दिल्ली का राजपथ आज हिंदुस्तान का शक्तिपथ नजर आया और इस शक्तिपथ पर जमीन के जांबाजों ने ताकत दिखाई, तो वहीं आकाश वीरों ने गगन गर्जना कर भारत की पराक्रमी सैन्य शक्ति दिखाई। गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, BMP-2, D-90 भीष्म टैंक, ब्रिज लेयर टैंक मौजूद रहे। इसके साथ ही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट सिस्टम सम विजय ने भी इस रिहर्सल में हिस्सा लिया। एयरफोर्स की तरफ से राफेल ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। रिपब्लिक डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मिनी भारत का नजारा भी देखने को मिला, जिसने दुनिया को एहसास कराया कि हम सांस्कृतिक ही नहीं सामरिक रूप से भी मजबूत हैं। गणतंत्र दिवस से पहले बीएसएफ ने बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की है और जम्मू में कठुआ के पंसार इलाके में आतंकियों की एक सुरंग का पता लगाया है। 150 मीटर लंबी और 30 फीट गहरी सुरंग को पाक सेना ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए खोदा है। बीएसएफ ने यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बनाई जा रही टेरर टनल को यहाँ पर खोज निकाला है और ये आप ग्राउंड जीरो का एरिया यहाँ पर देख रहे हैं। यहीं पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार स्नाइपिंग की कोशिशें जो हैं वो भी यहाँ पर लगातार होती रहती हैं। पंसार इलाके में मिली सुरंग के दूसरे छोर पर पाक का शकरगढ़ जिला आतंकियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ टेरर ट्रेनिंग कैंप के साथ ही जैश ए मोहम्मद का ठिकाना भी है। जून 2020 में इस इलाके में बीएसएफ ने हथियार और गोला बारूद के साथ भेजे गए पाकिस्तानी हेक्साकॉप्टर को मार गिराया था। सवेरे सवेरे फट गई सड़क और फिर मच गया कोहराम। तस्वीरें गुलाबी नगरी जयपुर के वीआईपी इलाके की हैं, जहां सचिवालय से 1 किलोमीटर दूर चौमू हाउस सर्किल पर बड़ा हादसा हो गया। अचानक तेज आवाज के साथ सड़क धंस गई और उस पर चल रहा ऑटो करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। शनिवार सुबह करीब 6:10 पर यह हादसा हुआ और इसके ठीक बाद कोने पर लगी ट्रैफिक लाइट भी ऑटो पर जा गिरी। हादसे में ऑटो ड्राइवर और ऑटो में सवार महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। अचानक ऑटो आया और ऑटो रोड के अंदर समा गया धड़ाम से।
तो किसी से रस्सी मांगी, किसी ऑटो ड्राइवर से, किसी का मफलर, उसके सहायता से ड्राइवर को निकाला गया। फिर उसमें एक मैडम सवार थी, ऑटो ड्राइवर था, उसके तो काफ़ी सिर फट गया था साहब यहाँ से। एक मैडम थी साहब, हाँ वो भी घायल हो गई थी। हादसे के बाद प्रशासन ने लीपापोती करने का काम शुरू कर दिया और 50 साल पुरानी सीवर लाइन से लीकेज को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। अंदर ये जो लीकेजिंग हुई उसके क्या कारण थे, क्यों हुई, कैसे हुई, उसकी सब अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करके और इसकी जांच कराएंगे। ये तो आपने सड़क का गड्ढा देखा, लेकिन अब आपको राजस्थान के करप्शन के तहखाने में ले चलते हैं। जयपुर के सराफा कारोबारी और 2 रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ इनकम टैक्स के छापे में 2.25 करोड़ की 2 नंबर की कमाई का पता चला और करोड़ों की एंटीक वस्तुएं भी मिली हैं। ज्वेलर के यहाँ ठिकानों पर एक चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां एंटिक वस्तुओं, दस्तावेजों और अघोषित संपत्ति के कागजातों के 15 बोरे मिले हैं और उनकी एक बाकायदा गुफा भी आयकर विभाग के अधिकारियों को मिली है। नेपाल में सियासी संकट बढ़ता जा रहा है और अब तो प्रदर्शनों की बाढ़ भी आ गई है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने और नया चुनाव कराने की घोषणा के खिलाफ प्रदर्शन में हजारों लोगों के साथ 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी राजधानी काठमांडू में एक रैली करके अपनी ताकत दिखाई। प्रचंड ने कहा कि ओली ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। बता दें कि नेपाली पीएम ओली के फैसले के खिलाफ वहां के सुप्रीम कोर्ट 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सड़क पर बर्फ, छत पर बर्फ, अर्श से गिर रही बर्फ ने फर्श पर बर्फ के टीले बना दिए हैं। जनवरी जमा दे रही है। बर्फ ने पूरे कश्मीर को अपनी आगोश में ले लिया है। हर ओर बर्फ का डेरा। पेड़ पौधे हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, सभी पर सफेदी की मां। दूर दूर तक बर्फ की बिछी सफेद चादर, सफेद चादर से ढक गई घाटी। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जो पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन आसमान से इतनी बर्फ गिर रही है कि यहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। तस्वीरें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुलमर्ग में हालात क्या हैं। सड़क पर कई फीट तक बर्फ जम गई है, तो होटल और रिजॉर्ट पर भी बर्फ ने डेरा जमा लिया है। पूरे इलाके में बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर इस इलाके में आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो बर्फ के ऊपर से होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गुलमर्ग के इस इलाके पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो बर्फ से खाली है। गुलमर्ग ही नहीं, बल्कि श्रीनगर में भी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सड़क पर पहले से ही बर्फ जमी थी, जिसको हटाने का काम चल रहा था। फिर से हो रही बर्फबारी ने मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा इलाका बर्फ की आगोश में है। सड़क से लेकर घर पर बर्फ की मोटी मोटी चादर जमा हो गई है। बर्फबारी के बीच में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जरूरी सामान खरीदने के लिए ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कश्मीर में आज फिर एक बार बर्फबारी जो है शुरू हो गई है। मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि अगले 24 घंटे जो है फिर एक बार बर्फबारी जो है पूरे कश्मीर में शुरू हो जाएगी। और हम देख रहे हैं श्रीनगर में बर्फबारी जो है शुरू हो गई है। हालांकि लाइट स्नोफॉल प्रेडिक्टेड है, मगर पहले से ही जो पिछले हफ्ते बर्फबारी हुई वो अभी भी जमा है। टेम्परेचर जो है -8.4 डिग्री तक पहुंच गया है, जो कि 30 साल का सबसे कम टेम्परेचर है, जिसकी वजह से जो बर्फ गिरी थी वो अभी भी जमी हुई है। वहीं मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि अगले 48 घंटे मौसम ऐसा ही रहने वाला है। श्रीनगर और हायर रीचेस पर बर्फबारी होने वाली है। बर्फबारी से जनते कश्मीर में जिंदगी दुश्वार हो गई। कश्मीर बर्फीली हवाओं की चपेट में है। सर्द हवाएं शरीर को चीरने का काम कर रही हैं। आलम यह है कि घरों में नलों का पानी जमने लगा है। लेह लद्दाख में भी सर्दी कहर ढा रही है। करगिल में सर्दी सितम ढा रही है। आलम यह है कि पारा -12 तक जा पहुंचा, तो लेह में पारा लुढ़क कर -7 है। वहीं गुलमर्ग में -5, अनंतनाग में -4, तो श्रीनगर में -2 है।
पिछले दिनों टेम्परेचर जो है -8.4 डिग्री तक चला गया था, जो कि 30 साल में सबसे कम टेम्परेचर है। और अब जाके लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, पर बर्फ़ पड़ते ही सारे रास्ते फिर एक बार बंद हो सकते हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। जम्मू में भी पारा तेजी से लुढ़क रहा है। सर्दी की वजह से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं, लेकिन जो लोग काम की वजह से बाहर निकल रहे हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल लिया है और आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी जो है वो देखी जा रही है। और मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि 23 और 24 तारीख को जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी जो है वो देखी जाएगी, जिसके बाद पारा जो है वो भी यहाँ पर लगातार लुढ़क रहा है। अगर ऐसे में जितने भी जम्मू समेत दूसरे मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर आग का सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से यहाँ पर बच सके। कश्मीर के लोगों को सर्दी अभी और सताएगी, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी अभी और हो सकती है। मतलब सर्दी अभी और सताने वाली है। श्रीनगर से दिशलोन और जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।